हम लोग जीन एम्पलीफिकेशन से एक बार फिर से फटाफट से रिवीजन कर ले रहे हैं। जीन एम्पलीफिकेशन, जीन एम्पलीफिकेशन का सिंपल मतलब होता है, हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे कि हम लोग जब कोई एक जीन आइसोलेट करते हैं तो हम लोग कोई गलती का चांसेस नहीं, मौका नहीं छोड़ते कि कहीं से भी मेरा वो जीन लॉस्ट हो जाए। तो हम सबसे पहले उस जीन का मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेते हैं, 1000 लाख मिलियंस, ताकि अगर एक दो खराब भी हो जाए तो हमारा कोई खास नुकसान नहीं हो। जीन एम्पलीफिकेशन को हम लोग पीसीआर में करते हैं। कहाँ करते हैं? पीसीआर, पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वेरी गुड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। अ, इससे हम लोग किसी एक जीन का मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज का जरूरत है? सबसे पहला जरूरत होता है इपेंडॉर्फ ट्यूब का। इपेंडॉर्फ ट्यूब, ये क्या होता है? तो इपेंडॉर्फ ट्यूब कुछ इस तरह का ट्यूब होता है, छोटा सा ट्यूब, क्यूबिकल होता है। ठीक है। और यहाँ पे उसका एक कैप होता है। अब ये कैप यहाँ ऐसे बंद हो सकता है, इसमें बंद होने के लिए होता है। इपेंडॉर्फ ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए को रखते हैं। डीएनए या जो भी चीज हम लोग आइसोलेट किए जिसके अंदर डीएनए, कभी भी डीएनए एज अ थ्रेड इस तरह से आइसोलेट नहीं होता है, ऐसे आइसोलेट नहीं होता। वो जब भी आइसोलेट होता है तो क्या कहते हैं, कुछ ग्रुप्स में होता है। जैसे मान लो हम सेल को, हम बताए भी थे कि एक सेल से डीएनए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बताओ जल्दी। सबसे पहले क्या पहले यूज इसको करेंगे? सेल वॉल्स को हटाने के लिए अगर प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज, फंगस का सेल है तो उसमें सेल वॉल काइटिन का होता है, काइटिनेज, है ना। वो हटाए, सेल वॉल गया। फिर लाइसोसोम से ब्लास्ट कराए, साइटोप्लाज्म पूरा चला गया। उसके बाद आरएनए को हटाना है। अब असल में मेरे पास न्यूक्लियस आ चुका है। न्यूक्लियस में तीन चीज होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। डीएनए तो चाहिए ही, तो डीएनए को छोड़ दो। आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज, और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसको हटाने के लिए प्रोटीएज। सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, अब जो बचा वो डीएनए है। तो जाहिर सा बात है डीएनए बचा, लेकिन बाकी सबका डाइजेस्टेड पार्ट तो बचेगा ना। वो कोई मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन उसका कुछ रिमेन्स तो बचेगा, तो उस पूरे को इसमें ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा प्राइमर, डीएनए प्राइमर। प्राइमर आप शायद जानते हो, प्राइमर बोलते हैं हम लोग जिस भी चीज का हम लोग कॉपी बनाते हैं उसको प्राइमर बोलते हैं। जो मॉडल होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं? प्राइमर। तो ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये सिंथेसाइज्ड होता है, हम लोग बना के डालते हैं। सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। अगर बायोमोलिकुल्स क्लास 11 का कुछ भी याद है तो आप ओलिगोसैकेराइड नाम याद आ रहा होगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ये और हम्म पॉलीसैकेराइड, नाम याद आ रहा है? ये सर। मोनोसैकेराइड हाँ, जिसमें एक शुगर हो, डाइसैकेराइड दो शुगर, ट्राइसैकेराइड तीन दो। शुगर, और ओलिगोसैकेराइड एज अ होल हम लोग टर्म यूज करते हैं किसके लिए? अगर शुगर का नंबर 10 to 18 रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। अगर शुगर का नंबर बहुत ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो सैकेराइड यानी शुगर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओलिगोसैकेराइड। यहाँ है न्यूक्लियोटाइड टर्म। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड जिसमें 10 से 18 हो उसको बोलते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग एक प्राइमर भी रखते हैं। प्राइमर क्यों रखते हैं भाई? तो जाहिर सा बात है कि हमको अगर मान लो डीएनए कॉपी करवाना है तो डीएनए कॉपी करवाने के लिए हमको डीएनए डालना तो पड़ेगा ना। अगर मान लो, जैसे मान लो हमको इस डीएनए का सीक्वेंस चाहिए, हमको इसका मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो इसको डालेंगे तब तो एंजाइम लगेगा। अच्छा ये वाला है, इसका हमको कॉपी बनाना है, तो वो इसका कॉपी बना के हमको मिलियंस में दे देगा। ये डालेंगे तब ना, इसी को तो प्राइमर बोल रहे थे। अगर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स याद आ रहा है तो आरएनए प्राइमर टर्म याद आ रहा होगा। याद आ रहा है? जब भी हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन कराते थे
तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर पाता है, वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो पहला डीएनए के बदले आरएनए डलाता है और उसके बाद फिर डीएनए कॉपी होता चला जाता है। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. हम्म। तो आज एक प्राइमर डालते हैं। प्राइमर यानी वो चीज जिसका कॉपी तैयार करके देना है। प्राइमर यानी वो चीज जिसका कॉपी तैयार करके देना है। अगला तीसरा नंबर है थर्मोस्टेबल कंडीशन। थर्मोस्टेबल कंडीशन। थर्मोस्टेबल कंडीशन से मेरा मतलब है कि अब ये जो भी इंजाइम हो रहा है, ये जो भी इंजाइम काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा इंजाइम ऐसे कंडीशन में स्टेबलाइज्ड होना चाहिए कि वो गर्म जगह पे भी काम करे। मोस्टली हम लोग जानते हैं कि जो इंजाइम होता है वो हायर टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं ना। तो थर्मोस्टेबल कंडीशन यानी चूंकि यहाँ पे जब इंजाइम जो कंडीशंस होता है वो थोड़ा हीटेड होता है, थोड़ा गर्म होता है, तो उस गर्म कंडीशन में भी काम करने वाला इंजाइम होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्मोस्टेबल कंडीशन यानी जो पॉलीमरेज इंजाइम हम यूज करेंगे, जो पॉलीमरेज एंजाइम हम यूज करेंगे वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए। और जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं उसका नाम है टाक पॉलीमरेज। क्या नाम है? टाक पॉलीमरेज। ये टाक जो नाम है, याद करो तुमको हम बताए थे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। पहला लेटर हमेशा ही जीनस को बताता है ऑर्गेनिज्म के, दूसरा तीसरा लेटर उसके स्पीशीज को बताता है। यहाँ पे जो टी है इसका पूरा नाम है थर्मस। क्या नाम है पूरा? Aquatic. थर्मस। और एक्यू मीन्स एक्वेटिकस, बताए थे सर। हम्म। TICUS, थर्मस एक्वेटिकस। ये टाक पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मोस्टेबल एंजाइम यानी ये बहुत गर्म से गर्म कंडीशन में भी काम कर सकता है। दूसरा बात आपको जो याद रखना है, इसी तरह का एक और थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, अनदर थर्मोस्टेबल एंजाइम। एक और थर्मोस्टेबल एंजाइम इसी तरह का होता है, उसका नाम है PFU। PFU यानी पायरोकोकस फ्यूरेसस। लिख दे रहा हूं, पायरोकोकस फ्यूरेसस, PFU। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्या क्या जरूरत है, हम लोग वो जान गए। इपेंडॉफ ट्यूब, वो ट्यूब जिसमें काम करेंगे। प्राइमर, प्राइमर यानी स्टार्टिंग मटेरियल जिसका आपको कॉपी बनाना है। और थर्मोस्टेबल कंडीशन यानी ऐसा एंजाइम जो गर्म टेम्परेचर पे भी काम कर सके, जिसमें हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं उसका नाम है टाक पॉलीमरेज। टाक पॉलीमरेज एंजाइम एक बैक्टीरिया से लिया जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअली थर्मस एक्वेटिकस हॉट स्प्रिंग में मिलता है, गर्म पानी का जो झील होता है ना उसमें मिलता है। तो अगर गर्म पानी के झील में मिल रहा है ये थर्मस एक्वेटिकस, यानी यानी अगर वहां पे वो जिंदा है तो उसके अंदर ये एंजाइम एक्टिव होगा तभी जिंदा है। तो थर्मस एक्वेटिकस गर्म जगह पे जीने का आदत होता है इसको, तो ये उसका जो एंजाइम है ये भी गर्म कंडीशन में काम कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए। No, sir. ठीक, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बोलना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा बाद में। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन PCR। स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर। स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर में अब हम लोग जानेंगे कौन कौन सा स्टेप इसमें होता है। 3 मेन स्टेप्स हैं। देयर आर 3 मेन स्टेप्स। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन। द सेकेंड इज एनेलिंग। एंड द थर्ड इज प्राइमर एक्सटेंशन। और अच्छा, इसको एनेलिंग को एक और नाम से जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। BRI
DISATION, हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरा इज प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन, या इसको एक और नाम से जानते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है। टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, किस टेम्परेचर पे कौन सा काम होता है। सबसे पहला डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये टेम्परेचर पे ध्यान देना। अभी जो स्टेप बता रहा हूँ ये बोर्ड्स के लिए बहुत प्रोन है, बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, तो उस पर ध्यान रखना। जो एनलिंग या हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके लिए जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। और जो प्राइमर एक्सटेंशन है उसके लिए होता है 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब जरा सुनना क्या होता है। सबसे पहले ये तुम्हारा कोई डीएनए है, ये है 3 डैश ये है 5 डैश, तो ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। मान लो ये एक जीन है, जीन किसको बोलते हैं बताओ। फंक्शनल द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ सिंगल प्रोटीन। सबसे पहले उस देखो डीनेचुरेशन यानी हम डीएनए को तोड़ेंगे। ये जो डीएनए था इसको हम लोग बीच से इसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। डीनेचुरेशन का मतलब होता है एच बॉन्ड को ब्रेक कर देना, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना। ये डीनेचुरेशन कितने डिग्री पे हुआ, कितने पे 94 हुआ, डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। अगला अगला स्टेप में हम लोग करते हैं कि अच्छा ये जो ब्रेक किए हैं, ये जो तोड़े हैं, ये एच बॉन्ड ब्रेकिंग किस एंजाइम की हेल्प से होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये किसके हेल्प से होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है ना, इसका एक स्पेशल प्रोसेस होता है, यूं ही कहीं भी कट नहीं कर देता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पे भी कटिंग नहीं कर देता। शायद हम आपको बताए थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कटिंग एक वे में होता है, ऐसे यस यहां से सर शुरू बताएं। करेगा ऐसे और फिर ऐसे करके काटेगा। बताए थे ना। यस सर। चलो अभी तक GATTC वाला बताएं कि नहीं, कैसे काटता है। GATCP। नहीं नहीं, GAATTC, इस वाले में किसके लिए बताए थे, ये शायद हम बताए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में थर्मस एक्वेटिकस का ही साथ श्योर वेट। टैक पॉलीमरेज के बारे में बताया था। इको R1 इको R2 हिंट 2, कोई नहीं। तो ये जो कटिंग करता है ना, देखो कैसे करता है, वापस से दिखा, देखना ध्यान दो। यहाँ G है तो यहाँ क्या होगा C, यहाँ A तो यहाँ T, यहाँ भी T, यहाँ A और G। देखो दोनों साइड से रीडिंग सेम है, देखो है रीडिंग यस सेम। सर। नो सर। तो इधर से भी GAATTC और इधर से भी GAATTC। इसमें जो कटिंग होगा कुछ ऐसे होगा, देखो यहां से काटेगा ऐसे ऐसे, मतलब कटने के बाद दो एंड बन के आएगा और ऐसा। यहाँ पे होगा A, यहाँ भी होगा A, यहाँ होगा T, यहाँ होगा T, यहाँ होगा C और यहाँ होगा G। ये वाला पार्ट दिखाए और दूसरा पार्ट ऐसा दिखेगा जो ये वाला बनेगा। यहाँ है G, C, T, T, A और A। देख रहे हो दो एंड तैयार हो गया। अब तुम नोटिस करो ये दोनों को हम आपस में चिपका सकते हैं। देख रहे हो, इन दोनों को आपस में चिपका सकते हैं। तो ये डीएनए भी वैसे ही कट हुआ। और हम बताए थे कि जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप इसको कट कर रहे हैं, जिसमें चिपकाना है उसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, याद आ रहा है।
ऐसा इसलिए जरूरी है, बताए भी थे कि जैसे मान लो हमको दो स्क्वायर को जोड़ना है, एक को काटे ऐसे और एक को काटे ऐसे, तो जुड़ेगा? हेलो? नो सर, नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा। तो दोनों को अगर जोड़ना हो तो दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना होगा, दोनों एक जैसा कटेगा और फिर जुड़ेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है, ये वाला जो अभी आपको दिखाया है GATTC कैसे काटता है, हो सके तो लिख लो। अब इसको देखो, नोट करेंगे, वीडियो ही बाद में लेने। हाँ ठीक है, वीडियो वीडियो तुम देखे, इसको हम हटा देते हैं। वीडियो में तो सब आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब हम क्या किए, दोनों को कट किए। अच्छा रुक जाओ, अभी तो इसको ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है ना, ये रहा और ये रहा। ये है 3 डैश, तो ये है 5 डैश, तो ये है 3 डैश और ये वापस से 5 डैश। मान लो यहाँ पे हम जोड़, अच्छा यहाँ पे पहला हम बताए भी थे, इनिशिएट अपने आप नहीं हो सकता, आपको जोड़ना पड़ेगा कोई कोई स्टार्टिंग में। आपने स्टार्टिंग में यहाँ एक जोड़ दिया, ये 3 तो ये 5। याद रखना, आप जानते भी होगे शायद, DNA पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 डैश to 3 डैश होता है। तो ये है ठीक है। 5 डैश, 3 है तो यहाँ पे 5 डैश पे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अच्छा इधर 3 डैश है तो यहाँ पे फिर से 5 डैश, यहाँ पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब ये जो आप पहला DNA प्राइमर जोड़ दिए, इस यही है प्राइमर जो पहला आप जोड़ रहे हो। ठीक है, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड जो कि 10 से 18 तक का होता है, 10 से 18 नाइट्रोजन बेस का। ये जो होता है ये एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड, पॉलीमराइज करते हुए इधर बढ़ेगा, ये वाला इधर बढ़ेगा। तो 2 DNA तैयार हो गया, देखो एक DNA ये वाला बनेगा और एक DNA ये वाला बनेगा, 2 DNA तैयार हो गया हमारे पास। तो यही लिखें, इट एक्सटेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ 5 डैश एंड एक्सटेंड्स इन द, अरे यार कितना बच जाएगा, डायरेक्शन ऑफ 5 डैश एंड ऑफ प्रेजेंट of parent chain, 5 dash direction of 5 dash end of parent chain, पेरेंट चेन के 5 डैश एंड की तरफ, पेरेंट चेन के 5 डैश एंड की तरफ, पेरेंट चेन के 5 डैश एंड की तरफ, देखो एक्सटेंशन एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छा इसमें ये एक्सटेंशन के लिए क्या क्या चीज जरूरत है, एक तो टाक पॉलीमरेज जो गर्म समय में भी काम करे, और उसके अलावा Mg2+ आयन भी का भी जरूरत होता है। ठीक है, यस तुमको सर। पता है इस PCR का हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे बीमारी का पता लगाने में। जैसे जैसे अभी कोविड के लिए हम लोग कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे थे? कोविड का नहीं पता। अभी कोविड, मान लो तुमको शक है कि हमको कोविड है, तो कौन सा टेस्ट कराओगे? 2 तरीके से टेस्ट हो रहा था ना कोविड का, हाँ, एक थ्रोट में और एक थ्रोट नोज तो अलग है, एक एंटीजन किट था और एक और कौन सा था, RT-PCR, याद आ रहा है? ये सर याद आया। RT-PCR, वापस से बोल रहा हूँ, RT-PCR, पी मतलब यहाँ पे भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो रहा है। हम्म अब PCR से हम लोग कई बार HIV या हेपेटाइटिस बी, अब तो कोविड भी जुड़ गया, जब का ये नोट्स है तब तक कोविड नहीं था, तो उस वक्त कोविड नहीं पढ़े थे हम लोग, अब कोविड भी जुड़ जाएगा। क्यों? PCR में देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो अब कोई पूछे कि सर हम कैसे पता कर लें DNA से कि HIV है या नहीं। देखो वायरस का खास बात क्या होता है कि वो तुम्हारे DNA में कुछ ना कुछ अपना अंश जरूर जोड़ता है, ये वाला, और इसके जैसे ही ये तुम्हारे में जुड़ गया, ये वाला पोर्शन तेरे वाले में जैसे ही जुड़ गया यहाँ से, अब इस वायरस का DNA तुम्हारे पूरे DNA पे काबू पा लेगा, कंट्रोल ले लेगा, और कंट्रोल में लेने के बाद आपके सेल से, आपका सेल डिवाइड करके बनना चाहिए, बट उस वायरल जीनोम के जुड़ने के बाद आपके सेल से उस वायरस का जीनोम बनेगा, उस वायरस का सेल्स बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको तोड़ दिए पहले, तो एक ऐसा मेरे पास तैयार हो गया। ठीक, और
इसके साथ साथ जैसे मान लो हमको टेस्ट करना है कोविड का, तो हमको पता है कि कोविड का जीनोम क्या होता है, ATCG, ATCG को हम लोग देख लिए। अब हम यहाँ पे खाली एक तो ATCG डाल दिए ऐसे, ATCG मतलब ये जीनोम का जो दूसरा वाला पार्ट है इसको डाल दिए। अब तुम बताओ, अगर ये वाला जीनोम में जो तुम्हारा जीनोम है उसमें कुछ भी वायरस का अंश जुड़ा हुआ होगा, तो वो वायरल स्ट्रैंड के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ गया, कंफर्म कि आपके जीनोम में वायरस का जीनोम था, कंफर्म हो जाएगा ना। यस और सर। आपके जीनोम में यस। वायरस का जीनोम आया कैसे? जाहिर सा बात है आपको इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो यही करते हैं, तो इसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। चलो इसको क्लियर करें या कोई डाउट है बताओ? नो डाउट। नो डाउट, तो ठीक है। इसका यूज देखते हैं हम लोग। यूजेस, पहला, इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कौन कौन सा भाई? तो HIV, हेपेटाइटिस बी, ये सब। HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी। उसके अलावा कई बार हम लोग म्यूटेशन का स्टडी करने के लिए भी PCR करते हैं। देखो जैसे मान लो तुम्हारा ये जीनोम था, इस जीनोम में सिर्फ एक स्ट्रैंड में चेंज आ गया। तुम्हारे बॉडी में या तुम्हारे जीनोम में बिलियंस ऑफ स्ट्रैंड है, कितने? बिलियंस। उसमें से एक में कोई चेंज होगा भी तो पता चलेगा, दिखेगा तुमको? नहीं। नहीं। तो हम क्या किए कि पहले इस जीनोम का 10,000 कॉपी कर लिए। कितना? कितना कॉपी किए? 10,000। 10,000। अब जाहिर सा बात है, ये जो एक गलती था, जो ये एक चेंज था, वो 10,000 DNA में 10,000 बार दिखेगा। एक DNA में एक बार दिख रहा है, तो मेरे पास अगर 10,000 DNA तो हमको 10,000 बार दिखेगा वो गलती। यस सर। हाँ। तो अब मेरे लिए ढूंढना आसान हो गया, अब हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए हम लोग कई बार PCR का यूज म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए भी करते हैं। यस सर। ठीक है, स्टडी ऑफ म्यूटेशन। अगला है स्टडी ऑफ फॉसिल। कई बार क्या होता है कि फॉसिल में भी कुछ छोटा मोटा सा DNA का, जैसे मान लो एक चिड़िया का हमको फॉसिल मिला, और किस्मत से उसका एक पंख अभी तक सुरक्षित था, किस्मत से। लेकिन उस पंख का DNA थोड़ा सा एकदम, यूं समझो कि, या यूं ऐसे बोले कि पंख का एक बाल सिर्फ सुरक्षित था। पंख में तो बहुत सारा बाल होता है ना, सिर्फ एक बाल सेफ था। और उसमें एक DNA था लेकिन टूटा फूटा सा, पूरा कंप्लीट DNA नहीं था। तो अगर मेरे पास टूटा फूटा DNA है, तो हम उसको मैच करके ये तो पता कर ही सकते हैं ना कि ये किस पक्षी का पूर्वज है या किस जानवर का पूर्वज है, यस। पता कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको पैलेंटियोलॉजी में भी यूज करते हैं। इन पैलेंटियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल। क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अच्छा, इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी इसको यूज करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? आई गेस तुमको पता होगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ चुकी है। यस सर। इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। चलो यहां तक तो ठीक है, PCR भी हो गया। अब जरा एक नाम आया है वेक्टर। वेक्टर किसको कहते हैं जान लो। क्लोनिंग वेक्टर। क्या? वापस बोलो, तुम्हारा आवाज फ्लक्चुएट हो रहा है। क्लोनिंग वेक्टर। हाँ, क्लोनिंग वेक्टर। बताओ। नहीं पता, एक्चुअली हेडिंग देख रहे थे। अच्छा, नहीं पता, ठीक है। वेक्टर का मतलब होता है जो किसी चीज को कैरी करे। जैसे मलेरिया किससे होता है? हम्म, बताओ मलेरिया इसका किससे होता है? फैक्टर। क्या? फैक्टर। फैक्टर नहीं पूछ रहा हूँ, वेक्टर भी नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ मलेरिया किससे होता है, कौन मलेरिया कॉज करता है? भूल गए। मॉस्क्यूटो।
मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया होता है, इसमें भूलना क्या था बच्ची? एनोफिलस आता ही है सर। एनोफिलस, वेरी गुड। एनोफिलस। ये याद कर रहे थे, मतलब वो पता था मॉस्किटो, एनोफिलस को हाँ याद कर ठीक रहे है, थे। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। एक्चुअली में फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में पैरासाइट होता है, नाम होता है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक्चुअली में मलेरिया कॉज करता है, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को कैरी करके हमारे बॉडी तक पहुंचाता कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कौन पहुंचाता है? फीमेल फीमेल। एनोफिलिस मॉस्किटो। इसलिए हम बोलते हैं कि डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, जबकि उस डिजीज का वेक्टर यानी उसका कैरियर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो अब जरा सुनना, ये जो वेक्टर है, वेक्टर, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि मेरे पास एक ट्रांसजेनिक फिश हो। क्या चाहिए हमको? ट्रांसजेनिक फिश। ट्रांसजेनिक फिश, यानी एक ऐसी मछली जिसमें किसी और का डीएनए मिला हो। पिरहाना मूवी देखी? नहीं। नहीं, चलो कोई नहीं। क्रिस 3 नहीं। मूवी देखती है? नो सर। नहीं, ये सही है। नहीं, एक्चुअली नहीं देखना ज्यादा सही होता है। हम भी 12th तक नहीं ही देखते थे, एक आध मूवी गलती से कोई अच्छा आ गया तो देख ली। खैर, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर किसी और का भी डीएनए मिलाया गया हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर किसी और का भी डीएनए मिलाया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये जो ट्रांसजेनिक फिश है, इसमें क्या किए हम लोग, मान लो जैसे हम चाहते हैं कि ये जो ट्रांसजेनिक फिश है ना, इसका फिन, या इसमें गिल्स के साथ फिश है तो गिल्स ही होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स भी हो। ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो हम क्या किए ना कि अपना डीएनए का वो पार्ट, मेरे डीएनए का वो पार्ट जो मेरे लंग्स के लिए कोडिंग कर रहा था, हम इस फिश के डीएनए में फिश के डीएनए में ऐड कर दिए अपना डीएनए। तो देखो, फिश का सेल है ये उसका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर होगा कौन? डीएनए। तो हम क्या किए ना, इस डीएनए में, इस सेल के अंदर अपना डीएनए को डालना चाह रहे हैं। तो मेरा डीएनए यहाँ है, ये रहा मेरा टारगेट सेल। अब इसको हम ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई गेट खोले और डाल दिए। इस डीएनए को इस सेल के अंदर पहुंचाने के लिए हम जिस भी मीडियम को यूज करेंगे, जो भी साधन यूज करेंगे, उस साधन को ही बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, या कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। हटाऊं? हम्म। ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जो नोट्स में है उसको। ऑलमोस्ट अभी चैप्टर एंड पे आ गया है, हमको लगता है कि आज ही खत्म ना हो जाए। कितना पेज बचा है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, फॉर्म्स ऑफ वेक्टर, 10, 3 पेज और है। 10वां शुरू किए हैं, 11, 12, 10, 11, 12, 3 पेज, 3.5 पेज। ठीक। पूरा नोट्स लिख लियो ना कि बचा ही है अभी? ये सर देख रहे हैं, नोट्स ही मतलब तो पूरा लिख लियो स्टार्ट। ना? हाँ, कुछ कुछ थोड़ा सा लास्ट वाला बात। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। वेक्टर आर द कैरियर ऑफ डीएनए। नोट्स देखो, नोट्स देखो। नोट्स खोल दूं क्या स्क्रीन पे? नो सर, हम देख रहे हैं, आप बोलिए ना। मेरे को, हम कोशिश करते हैं कि खोल ही नहीं, तो और अच्छा हो जाएगा। स्क्रीन पे हम ही पढ़ देंगे ना। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया नोट्स? बड़ा दिन हो गया भेजे हुए, लगता है। मिल गया। 38 मिनट्स हो चुका है और ये खुल नहीं रहा। मिला। बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 नोट्स, ठीक है ना? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। डाउनलोड,
शेयर। चलो दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं, ये सब पढ़ चुके हम लोग, इनको R1 पढ़ चुके, ब्लंट एंड फ्लैशेंट ये सब पढ़ चुके हैं, लाइगेज, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम सब पढ़ लिए। ठीक है, क्या बात है, जल्दी से आगे बढ़ो। ओपन ऑफ ट्यूब, डिनेचुरेशन। ठीक है, वेक्टर। अच्छा सर। देखो, vectors are the carrier of DNA molecule which carry foreign piece or alien piece of DNA to new host and also has capacity to replicate inside the new host cell। इसका मतलब जरा हम समझते हैं, हम लोग फटाफट से चेंज करते रहेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो, ये रहा मेरा सेल, ये रहा उसका न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर ये रहा मेरा डीएनए। ठीक है, ये रहा मेरा फॉरेन पार्टिकल ऑफ डीएनए। इस फॉरेन पार्टिकल ऑफ डीएनए को हम जिसके थ्रू भी यहाँ पहुंचाएंगे उस मीडियम को बोलेंगे वेक्टर। इस वेक्टर का खास बात यह है कि ये इस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को, ये क्या है, फॉरेन फॉरेन पीस डीएनए, ऑफ या इसको एक और नाम बोलते हैं एलियन। एलियन डीएनए, जो भी चीज बाहरी होता है उसको एलियन बोल देते हैं। तो एलियन डीएनए पीस है या एलियन डीएनए है, इसको वेक्टर के अंदर, सॉरी वेक्टर के थ्रू होस्ट, ये है होस्ट सेल। ये जो होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल तक पहुंचाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है क्या कहते हैं, वेक्टर। इस वेक्टर का एक और खास बात ये होता है कि जो वेक्टर है ना, ये इस होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट भी कर सकता है। ये जो वेक्टर है, ये होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट भी कर सकता है। ठीक है, एक सेकंड रुको, ड्रॉ स्पॉटलाइट। अबे ठीक है, ये लाइट दिख रहा है तुमको, ये रेड लाइट यस। यस सर। अभी भी मूव करता हुआ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये होस्ट सेल के अंदर जाता है और रेप्लिकेट भी कर सकता है। मींस इट कैन आल्सो क्रिएट कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन इनसाइड द होस्ट सेल। जाहिर सा बात है, होस्ट सेल के अंदर अगर रेप्लिकेट कर सकता है तो होस्ट सेल के अंदर डिजायर्ड नंबर ऑफ डीएनए कॉपी भी या जीन का कॉपी भी बना सकता है। अब इस वेक्टर का फीचर क्या होता है ये समझो। अरे यार, हाँ, इस वेक्टर का फीचर देखो क्या होता है। पहला फीचर है ओरी साइट। हम आपको बताए थे ओरी साइट क्या होता है। जहां कहीं से भी, जिस जगह से भी रेप्लिकेशन शुरू होता है उस जगह को बोलते हैं ओरी साइट। याद करो, लास्ट क्लास में आपको डायग्राम भी बताए थे, हम्म। याद आ रहा है? उसमें ओरी साइट बताए थे कि जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको बोलते हैं ओरी साइट, और पूरा नाम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक, उसके बाद हम आपको बताए थे वेक्टर का एक और फीचर होता है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है कि जैसे वो पहचान प्रोवाइड करता है। हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं अभी के अभी। कहाँ गया यार, ये रहा। सेलेक्टेबल मार्कर इन वेक्टर्स डायग्राम। ये देखो डायग्राम दिख रहा है तुमको, ये वाला डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब देख। दिख रहा है? हम्म। ये मूव होता हुआ भी दिख रहा है, स्पॉट नहीं, अभी दिख रहा होगा मूव होता हुआ स्पॉट। अब दिख रहा है। ये देखो, ये सब जो भी है, जैसे ये ज्यादा अच्छा है, ये तुम्हारे सिलेबस का है, ये ज्यादा अच्छा है। हम इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट साइट है। कौन सा साइट है? एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट साइट। ये है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट साइट, ये तुमको पढ़ना है। ये है ओरी साइट। ओरी साइट यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये, स्टार्टिंग। हाँ,
और बताए थे कि ये सब जो है वो एंजाइम है जो जिस जगह पे काटेगा, इको आर वन इस जगह पे काटेगा, पीवीयू वन इस जगह पे काटेगा, पीएसटी वन इस जगह पे काटेगा, बाम एच वन इस जगह पे काटेगा, साल वन इस जगह पे काटेगा, बताए थे ना। पीबीआर 322 ये एक वेक्टर है जो बैक्टीरिया से हम लोग आइसोलेट करते हैं। इस वेक्टर का खास बात देखो, यहाँ पे है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट साइट। अगर इस वेक्टर को हम किसी ऐसे मीडियम में डालें जहां पे एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है, और उसके जीन में एम्पीसिलिन का रेसिस्टेंस है, तो क्या ये बैक्टीरिया एम्पीसिलिन से मरेगा? बोलो, मरेगा या नहीं मरेगा? आपको एक ऐसा जहर दिया गया है जिसके लिए आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी बन के तैयार है, तो आप मरिएगा उस जहर से? नो सर। नहीं मरेंगे। तो अगर हम इस बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस या एम्पीसिलिन रखे हुए किसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ एम्पीसिलिन है, तो भी ये बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस है। ठीक। अच्छा, उसी तरह इसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस भी है। टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबॉडी का नाम है। तो अगर हम इसको एक ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है, तो क्या ये बैक्टीरिया मर जाएगा? नो सर। नहीं मरेगा क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस है। अब मुद्दे का बात यह है कि हम क्या किए कि बाम H1 एंजाइम को यूज किए और इस जगह को काट दिए। बाम H1 इसको काट सकता है, काटेगा ना? देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बाम H1 का साइट ही है। अब ये मान लो कट गया और यहाँ पे हम अपने किसी पसंद के डीएनए को डाल दिए। बाम H1 से काटे और अपने पसंद का डीएनए को डाल दिए। फिर से बताना, बाम H1 से काटे और अपने पसंद का डीएनए डालें। या फिर कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे दो जगह है ना, देखो इतना सारा एंजाइम का काटेंगे, यहाँ पे काट के अपने पसंद का डीएनए डालें, और यहाँ पे या और कहीं पे भी मान लो जैसे यहाँ पे काटे, यहाँ पे काट के एक नया तरह का रेसिस्टेंस डाल, जैसे एक और रेसिस्टेंस होगा, जैसे मान लो एक एंटीबायोटिक से पेनिसिलिन, PVU2 को यूज किए, इसको काटे और पेनिसिलिन रेसिस्टेंस डाल दी। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक यूज किए हम बाम H1 तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस कट गया, और दूसरा यूज किए PVU2 जो कि ROP को काटा और इसमें हम लोग उसके बदले में डाल दिए पेनिसिलिन रेसिस्टेंस। तुमको समझ में आना चाहिए कि अब ये बैक्टीरिया, अब ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन को झेल सकता है क्या? बताओ, समझे नहीं समझे ये बताओ। समझे हम। तो क्या काटेगा नहीं काटेगा? मतलब रेसिस्टेंस हो सके होगा मतलब झेल सकता है टेट्रासाइक्लिन को? नहीं, नहीं, क्यों? बिकॉज आप बाम H1 यहाँ पे से भी मतलब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से भी काट करके आप एक नया जाहिर से, डीएनए बिल्कुल डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। टेट्रासाइक्लिन का जो रेसिस्टेंस था उसको तो काट के हटा दिया और बदले में अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। तो अब मेरा टेट्रासाइक्लिन तो खत्म। और एक खास बात यह है कि अब हम PBU2 को यूज करके यहाँ पे एक नया तरह का रेसिस्टेंस ऐड किए पेनिसिलिन से। तो हम क्या किए, जितना भी मेरा बैक्टीरिया था सबको पेनिसिलिन पे डाल दिए। अब देखना, बाकी सब तो मर जाएगा, लेकिन जो मेरा ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है जिस जिस पे हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो सब के अंदर हम एक जीन डाले हैं पेनिसिलिन रेसिस्टेंस का PBU2 से। तो क्या वो पेनिसिलिन में मरेगा या जिंदा रह जाएगा? बताओ। पेनिसिलिन रेसिस्टेंस डालने के बाद क्या ये बैक्टीरिया पेनिसिलिन को झेलेगा या पेनिसिलिन से मर जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा। जरा उसको समझते हैं फिर से। ये देखो, ये था तुम्हारा डीएनए, मतलब क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। यहाँ पे था तुम्हारा रेसिस्टेंस, तो ये तो तुम खत्म कर दिए। अब यहाँ पे कोई जीन नहीं था, यहाँ पे कोई भी जीन नहीं था। तुम अपने से यहाँ पे एक जीन ऐड किए जो जीन प्रोवाइड करता है पेनिसिलिन रेसिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है? पेनिसिलिन पेनिसिलिन। रेसिस्टेंस। तो समझ में आना चाहिए कि दोनों काम हम एक ही पे किए हैं। जहां से बाम H1 को यूज करके टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस हटाए हैं, उसी में एक नया रेसिस्टेंस ऐड किए हैं पेनिसिलिन का। तो अब हम जब इस तरह का बहुत सारे बैक्टीरिया को एक साथ डालेंगे, मान लो एक पेट्री डिश में, पेट्री डिश बोलते हैं इस तरह का होता है, शीशा का, जिसमें बैक्टीरिया रखते हैं। तो मान लो हम इसमें डाले एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, तो बाकी सब बैक्टीरिया तो मर जाएगा उस एंटीबायोटिक के इन्फ्लुएंस में। लेकिन लेकिन
ये वाला जो ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड है, ये टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस तो खत्म हो गया, सही बात है, लेकिन बदले में एक नया रेसिस्टेंस का हम जीन डाले हैं, किसका? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का। तो वो वाला तो बच जाएगा ना, जिसमें हम चेंज किए वो मरेगा क्या कि बच जाएगा? नहीं नहीं, वो बच जाएगा। बच जाएगा। अब देखो, ये जो नया कैरेक्टर है, ये जो नया तरह का रेसिस्टेंस है, वो एक तरह से इसको मार्क कर रहा है, इसको पहचान दिला रहा है, दिला रहा है ना। इस तरह की चीज को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। देखो, इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल सेलेक्टेबल। मार्कर। देखो लिखा है, वेक्टर मस्ट हैव एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, हियर एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। कैसे, हम समझा दिए तुमको। फोर किसको सेलेक्ट करता है? फोर ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कौन ट्रांसफॉर्म हो गया और कौन नहीं हुआ। जैसे मान लो हम पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस डाले थे, अब जो ट्रांसफॉर्म हो गया होगा वो पेनिसिलिन को झेल लेगा, जो नहीं हुआ होगा वो मर जाएगा। सिंपल पहचान। एग्जाम्पल क्या है? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन। ठीक है। अगला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी अभी हम लोग देखो इस डायग्राम को देखे थे ध्यान से, इस डायग्राम को जरा बताना। बाम H1 को अगर हम यूज किए थे, इसी डायग्राम में बता रहा हूँ, अगर हम बाम H1 को यूज किए थे, बाम H1 इस टेट्रासाइक्लिन को तो खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है बात? हम्म। बाम H1 इस टेट्रासाइक्लिन को तो यूज कर लिया ना, और अगर सॉरी, यूज कर लिया बोल रहा हूँ, यहां से काट के हटा दिया और कोई नया डीएनए डाल दिया बदले में। तो अगर ये बाम H1 इस टेट्रासाइक्लिन को हटा दिया है, तो क्या अब इस प्लाज्मिड के पास टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस रहेगा? नहीं। नहीं। तो आप यहाँ क्या किए थे? बाम H1 से इसको काट के हटाए और बदले में एक नया डीएनए ऐड भी करे हो, सिर्फ हटाए नहीं हो, एक नया डीएनए ऐड भी करे हो। ऐड- लेकिन इस नया डीएनए के ऐड करने से टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस तो इनएक्टिवेट हो गया, बेकार हो गया, खत्म हो गया। हम्म। समझ में आ रहा है बात? ये इस सब। तरह से जब भी किसी चीज को ऐड करने पे किसी का रेसिस्टेंस खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनसर्शनल, देखो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बात है, जूम में अपडेट आया है, ये पहले नहीं था। फालतू में हम इतना लिख रहे थे, इतना साइड में तो जगह था ही, कॉपी पे लिखा हुआ था, यही समझा देते। चलो कोई नहीं, नया चीज सीखे। पहले से भी था। क्या? ये तो पहले से भी था ऐसा। नहीं, पहले से हम लोग पीडीएफ में नहीं लिख सकते थे, जूम में आपको वापस से व्हाइट बोर्ड पे जाके लिखना पड़ता था। खैर, आगे। चाहिए, रेड फिक्स हो गया है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये रहा। हाँ अभी ठीक है। चलो देखना, ये जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है, ये भी सेलेक्टिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में मदद करता है। जैसे मान लो ये जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ, उसका एग्जांपल याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जीन है, नाम है लैक जेड जीन। क्या नाम है? लैक लैक्टेड। जेड जीन। ये जब भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज हम देते हैं ना, तो उसके प्रेजेंस में ब्लू कलर देता है। लैक जेड जीन gives blue color in the presence of beta galactosidase। बीटा ब्लू कलर के प्रेजेंस में क्या करता है, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड के प्रेजेंस में क्या करता है? ब्लू कलर देता है। क्या? ब्लू कलर। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये यहाँ से हटा दिए हैं, आगे लिखा हुआ नहीं, कोई नहीं, लिख देते। होता क्या है कि जैसे मान लो ये मेरा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में यहाँ पे है एक जीन का नाम लैक जेड जीन। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज डालेंगे ना, ये इंजाइम, तो ये किस कलर का हो जाएगा? ब्लू। ब्लू। अब हम क्या किए कि किसी एक ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किए जो यहीं पे कट कर दे, और यहाँ पे कट करके हम एक नया डीएनए जोड़ दिए। अब हमको ये बताना कि अब जब ये नया डीएनए यहाँ जुड़ गया है लैक जेड जीन के बदले,
तो क्या लैग जेड जीन पूरा बचा? नहीं। तो क्या अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज यूज करेंगे तो क्या अब हमको ब्लू कलर मिलेगा? नहीं, नहीं। क्योंकि तो अगर अभी हमको ब्लू कलर नहीं मिलेगा तो हम क्या पहचान नहीं लेंगे कि ये वाला ट्रांसफॉर्मेंट है? ट्रांसफॉर्मेंट यानी जिसके डीएनए में चेंज हुआ, वो पहचान लेंगे कि नहीं पहचानेंगे, बताओ? ऐसा। पहचान लेंगे। तो ये भी एक पहचानने का तरीका होता है। अगला देखो कितना बचा। रिकॉग्निशन टाइप कितना पे पहुंच गए हम लोग? पेज नंबर 11। छोड़ दें क्या यहाँ से? ऑलमोस्ट 1 घंटा हो भी गया है। अगले क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है।